Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Decision Theory. Now, over here we start with the first question, that is question number 13. I'll read that question. The question says, a baker has observed the following demand patterns for the cakes produced in his bakery. Number of cakes in demand is 20, 21, 22, 23. Probability for that is 0.05, 0.25, 0.30, 0.40. The cost of producing one cake is rupees 12 and the selling price is rupees 20 per cake. Use EMV criteria to determine how many cakes the baker should produce so as to maximize his profit. So now what we need to understand over here is that is सबसे पहले उन लोगों ने बोला है नंबर ऑफ केक्स इन डिमांड और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज. तो मैं ऐसा बोलूंगा सिंस. अच्छा, सबसे पहले एक चीज लिख देते हैं दैट इज नंबर ऑफ केक्स इन डिमांड. ये लिख देता हूं नंबर ऑफ केक्स इन डिमांड एंड उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज ये है वो लिखे. सो यहाँ पे नंबर ऑफ केक्स इन डिमांड में आता है ये है 20, फिर 21 है, फिर 22 है और फिर 23 है. उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 0.05, 0.25 है, 0.30 है एंड 0.40 है. ठीक है. अब मैं ऐसा बोलूंगा I'll say since the demand, तो यहां पे मैं लिखता हूं since the demand, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा स्टेट ऑफ नेचर. कहने से इसके वैल्यूज क्या क्या आएंगे. तो स्टेट्स ऑफ नेचर इज, तो मैं बोलूंगा 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है या फिर 23 हो सकता है. ये सब जो है ये केक्स के बारे में बोल रहे हैं. तो यहाँ पे ये आ गया एंड इसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा द बेकर में प्रोड्यूस. अच्छा, तो वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है. तो मैं बोल रहा हूं ही शुड प्रोड्यूस एंड कैन आई से ये जो ही शुड प्रोड्यूस इज नथिंग बट व्हाट माय कोर्स ऑफ एक्शन का वैल्यूज एंड कैन आई से ये आ जाएगा इज. अच्छा, तो इसके वैल्यूज क्या हो जाएंगे. तो मैं बोलूंगा 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा. सो दिस आर द वैल्यूज एंड कैन आई से ये जो सारे वैल्यूज हैं दिस आर नथिंग बट व्हाट फॉर केक्स. सो ये सेट ऑफ वैल्यूज हो गया. अच्छा, अभी इसका मीनिंग मुझे इतना समझ में आ रहा है. मेरे पास स्टेट ऑफ नेचर है तो कहने से इसको मैं S1, S2, S3, S4 बोल सकता हूं एंड ये कोर्सेज ऑफ एक्शन है तो इसको मैं A1, A2, A3, A4 बोल सकता हूं. सो नाउ आई से लेट A1, A2, A3, A4 be the course of action. Denote the action by producing. अच्छा, तो मैं क्या बोलूंगा by producing what 20, 21, 22 और 23 क्या आ जाएगा केक्स. ठीक है. इसके साथ में ही मैं लिखूंगा let S1, S2, S3, S4 denote the state, but मैं बोलूंगा denote what the state of nature and can I say denote the state of nature that is nothing but what. तो मैं ऐसा बोलता हूँ denote the demand by producing 20, 21, 22 और 23 क्या आ जाएगा केक्स. अच्छा, एक बार ये लिखा तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि ये डिमांड है तो कहने से बाय प्रोड्यूसिंग नहीं लिखा तो चलेगा. इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा डिमांड फॉर द केक्स दैट इज 20, 21, 22 और 23 केक्स आ जाएगा. एंड एक बार ये कंडीशन आ गया नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन क्राइटेरिया दैट इज सी. अब तक क्या होता था हमने जो सम्स किए थे उसमें ना हमारे पास पे ऑफ टेबल ऑलरेडी होता था. द ओवर हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर द पे ऑफ टेबल if the demands are given
and based on these demands and probability we need to first prepare what payoff table. The payoff table के लिए we say therefore the payoff table will consist of 4 courses of action and 4 states of क्या आएगा nature. We need to calculate conditional payoff बोलूंगा for प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उन लोग ने क्वेश्चन में बोला है लास्ट में मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. एंड एक चीज याद रखना है, जो केक है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 रुपीज पर केक है, ऐसा बोला है उन लोग ने. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 केक इज ₹12 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹20 पर केक. ये कंडीशन दिया हुआ है. तो वी नीड टू प्रिपेयर कंडीशनल पे ऑफ टेबल. ना वो कंडीशनल पे ऑफ टेबल के लिए एक रूल याद रखने का जरूरत है यहाँ पे. एंड द रूल ओवर हियर इज इफ मेरा डिमांड जो है इज लेस देन और इक्वल टू, मैं बोलूंगा माई प्रोडक्शन का वैल्यू. इफ डिमांड जो है वो क्या है लेस देन या इक्वल टू क्या है प्रोडक्शन. सो इन दैट केस मैं ऐसा बोलूंगा मेरा जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी इक्वल टू, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे profit in that case is equal to 20 into demand. अच्छा why 20 मैंने लिखा, so 20 ये मेरा सेलिंग प्राइस है माइनस 12 into मेरा प्रोडक्शन. क्यों ये लिखा, क्योंकि 12 जो है ये मेरा कॉस्टिंग है, ठीक है. बट ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगा, जब डिमांड इज लेस देन या इक्वल टू क्या है प्रोडक्शन. एंड मैं ऐसा बोलूंगा एंड इफ माई डिमांड जो है इज ग्रेटर देन माई प्रोडक्शन, उस केस में मेरा प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू. सो उस केस में माई प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू, मैं सीधा सीधा बोलूंगा इट इज 20 माइनस 12 इनटू जितना भी मेरा क्या हुआ रहेगा प्रोडक्शन. सो इनटू क्या हो जाएगा प्रोडक्शन. ये क्राइटेरिया से क्या डेवलप होगा, तो मैं बोलूंगा पे ऑफ टेबल. सो यहाँ पे आई राइट ओवर हियर पे ऑफ टेबल. एंड पे ऑफ टेबल के लिए अपना रूल है वी राइट ओवर हियर कंसिडरिंग दिस एज आर डिमांड एंड दिस एज आर व्हाट प्रोडक्शन बोल सकते हैं. एंड कैन आई से एक हो गया डिमांड और एक हो गया प्रोडक्शन. सो जब हम डिमांड लिखते हैं तो वी राइट इट एज क्या आएगा यहाँ पे S1 इज इक्वल टू 20, S2 इज इक्वल टू 21, S3 इज इक्वल टू 22, S4 इज इक्वल टू 23. एंड प्रोडक्शन में मैं लिखूंगा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू. अच्छा इधर क्या आ जाएगा, तो 20, 21, 22, 23. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम देखेंगे अगर मैं ये केस कंसीडर करता हूं दैट इज ये वाला केस, तो मैं ऐसा बोलूं मेरा प्रोडक्शन जो है वो 20 है एंड मेरा जो डिमांड है वो है 20, 21, 22, 23. अच्छा मतलब डिमांड जो है ये है 20, तो मैं ऐसा बोलता हूं ये 20 into 20 किया, so 20 into 20 will give me what 400 minus 12 into 20 ये मेरे को देगा 240. एंड जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिला ये हो जाएगा क्या 400 minus 240 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, so this becomes 160. अब अगर मैं देखता हूं तो मेरा रूल कहता है कि अगर मेरा डिमांड ज्यादा है, सी ये केस में क्या था इट वॉज लेस देन या इक्वल टू, ये और ये सेम था मतलब इक्वल था तो रूल है 20 इंटू डिमांड, सो 20 इंटू 20 हो गया माइनस 12 इंटू प्रोडक्शन का वैल्यू भी 20 था, 20 इंटू 20 400 माइनस 12 इंटू 20 ये हो जाएगा 240 एंड 400 माइनस 240 किया तो 160 आ गया. अच्छा उसके बाद ये 21 है, अच्छा 21 अच्छा ये क्या है, तो मैं बोलूंगा डिमांड है. अच्छा मतलब कहना ही से मेरा डिमांड ज्यादा है, डिमांड इज मोर देन माय प्रोडक्शन, सो रूल सेज प्रॉफिट का वैल्यू विल बी 20 माइनस 12 मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू मेरा जितना प्रोडक्शन है. तो मेरे को बताओ अब ये 21 हो गया ना,
सी मतलब मेरा डिमांड 21 का है बट मेरा प्रोडक्शन जो है वो खाली 20 है। सो इस केस में मैं बोलूंगा 20 माइनस 12 किया तो ये होता है 8 इंटू माई प्रोडक्शन। अच्छा तो 8 इंटू प्रोडक्शन मतलब 8 इंटू 20 तो ये भी आ जाएगा 160। अच्छा अभी ये वैल्यू भी क्या है, कह रहा है इसे अगेन माई डिमांड इज मोर देन व्हाट माई प्रोडक्शन, सो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी व्हाट 160 एंड अगेन दिस इज मोर तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी व्हाट 160। सो ये वैल्यू मैंने लिख दिया। अब A2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा प्रोडक्शन जो है ये ज्यादा है किससे, डिमांड से। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि डिमांड जो है इज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्शन। जब डिमांड इज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्शन तो वी से इट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 इंटू डिमांड। सो 20 इंटू डिमांड, अच्छा मैं बोलूंगा 20 इंटू डिमांड। अच्छा व्हाट इज यहां पे क्राइटेरिया फॉर दिस, इसके लिए रूल आ जाएगा 20 इंटू द डिमांड इज 20 तो 20 इंटू 20 किया कितना होता है 20 सा तो ये हो जाएगा 400 माइनस 12 इंटू माई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है 21। सो मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं 12 इंटू 21 किया, इसको कैलकुलेट करते हैं वी गेट 252। अच्छा ये किया 20 इंटू 20 तो 400 था, 400 माइनस 252 सो इसको कैलकुलेट किया वी गेट द आंसर फॉर दिस इज 148। सो यहां पे मैंने लिखा 148। अच्छा इस केस में कहने से ये 21 है और ये भी 21 है, अच्छा मतलब कहने से इस केस में ये इक्वल टू आ जाएगा। इसके पहले वाला जो केस था ये लेस था, अब ये इक्वल टू हो गया तो अब मैं क्या बोलूंगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 इंटू डिमांड, डिमांड है 21 तो 20 इंटू 21 सो 20 इंटू 21 करते हैं। सो आंसर फॉर दिस इज 420 आ रहा है माइनस 12 इंटू 21। सो 12 इंटू 21 किया इसका आंसर 252 आता है। सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 252 मतलब ये 420 माइनस 252 विच इज 168 आ रहा है। अच्छा इसके बाद S3 में लिख रहा हूं, अच्छा तो मेरे S3 देखा ना तो ये 22 है मतलब मेरा डिमांड जो है वो ज्यादा है मेरे प्रोडक्शन से। सो उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट होता है 20 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 8 इंटू मेरा प्रोडक्शन। अच्छा व्हाट इज 8 इंटू माई प्रोडक्शन तो ये हो जाएगा 168। अच्छा अगेन माई डिमांड इज मोर देन दिस सो अगेन दिस वैल्यू रिमेन्स व्हाट एज इट इज। सो ये हो गया मेरा सेकेंड दैट इज A2 का वैल्यू। अब वैसे ही मुझे कैलकुलेट करना है A3, व्हाट इज A3 इज इक्वल टू तो मैं बोलूंगा 22। अच्छा मतलब 22 ये मेरा प्रोडक्शन है एंड मेरा डिमांड जो है वो 20 है मतलब मेरा डिमांड इज लेस देन माई प्रोडक्शन। नाउ सिंस डिमांड इज लेस देन द प्रोडक्शन अपना क्राइटेरिया ये है सो वी से इट इज 20 इंटू डिमांड दैट इज 20 इंटू 20 किया वी गेट द आंसर फॉर दैट इज व्हाट 400 माइनस 12 इंटू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है 22 सो 12 इंटू 22 इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 264। 400 माइनस 264 वी गेट द आंसर फॉर दैट पार्ट इज व्हाट 130 क्या आएगा 6। सो ये 136 आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट है 21। अच्छा अगेन मेरा प्रोडक्शन जो है वो 22 है मतलब कह रहे हैं मेरा डिमांड जो है वो कम है, अभी भी कम है मतलब कह रहे हैं अगेन यही क्राइटेरिया में जाएगा। अगेन यही क्राइटेरिया में गया तो 21 इंटू 20 हो जाएगा विच इज 420 माइनस 12 इंटू 22 हो जाएगा सो 420 माइनस 252 सो इसका आंसर सॉरी यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू जो है एक बार रिपीट करता हूं इट इज क्या आ रहा है यहाँ पे 21। सो मैं बोलता हूं 20 इंटू 21 ये 420 हो गया एंड इधर मेरा रूल है इट इज 21 इंटू 22 सॉरी 12 इंटू 22 हुआ सो ये है 12 इंटू 22 तो 264 हुआ 420 माइनस 264 सो ये आ गया 156 तो ये वैल्यू आ जाएगा 156। अच्छा अब ये और ये जो है वो इक्वल है सो यहां पे सिंस ये इक्वल है मतलब वापिस ये क्राइटेरिया में जाएगा सो 20 इंटू 20 क्या आएगा 2 आएगा
सो यहाँ पे वी से इट इज 20 इंटू 22 हो जाएगा. सो उसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट 440. एंड यहाँ पे माइनस 12 इंटू क्या आ जाएगा 22, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो हो जाएगा 12 इंटू सॉरी प्रोडक्शन है तो 22 हो जाएगा. सो यहाँ पे 12 इंटू 22 किया 264 होता है. 440 माइनस 264. सो इसका आंसर आता है व्हाट 176. सो ये हो जाएगा 176. अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्शन है 22 और डिमांड है 23. डिमांड ज्यादा हो गया ना, डिमांड ज्यादा हो गया मतलब सीधा आंसर आएगा 20 माइनस 12, मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कितना 22. सो 8 इंटू 22 किया. सो वी गेट द आंसर फॉर दैट एज व्हाट 176. अब नेक्स्ट दैट इज A4 के लिए 23 ये मेरा प्रोडक्शन है एंड डिमांड इज 20, मतलब मेरा प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं डिमांड इज लेस देन माय प्रोडक्शन. सो ये हो जाएगा 20 इंटू डिमांड. अच्छा 20 इंटू डिमांड इज व्हाट 20, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एज व्हाट 400 माइनस मैं बोलूंगा 12 इंटू प्रोडक्शन. तो 12 इंटू क्या करेंगे 23. सो मैं ऐसा बोलूंगा इसका आंसर होता है 276. सो 400 माइनस 276 ये मेरे को आंसर दे देगा एज व्हाट 124. अब नेक्स्ट है वापस से. अच्छा 21 है और ये 23 है. सो 21 मतलब मेरा डिमांड कम है, प्रोडक्शन इज 23, प्रोडक्शन ज्यादा है. सो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है. सो यहाँ पे वी से 20 इंटू डिमांड. सो 20 इंटू डिमांड इज 21, मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 21 मतलब 420 हो जाएगा. अब ये है 21 और ये है 23. अच्छा बट मैं ऐसा बोलूंगा मेरा जो वैल्यू है वो है 12 इंटू द प्रोडक्शन. अच्छा प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्शन है 23. सो 12 इंटू 23 ये मुझे देगा 276. सो मैं बोलूंगा 420 माइनस 276. दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट दैट इज 140. कितना हो जाएगा 4. उसके बाद मेरा नेक्स्ट कंडीशन है 22 इज माय डिमांड, 23 इज माय प्रोडक्शन. अगेन माय डिमांड जो है इज लेस देन माय प्रोडक्शन का वैल्यू. सो इस केस में अगेन आई विल से ये 20 इंटू डिमांड, डिमांड इज व्हाट 22. सो 20 इंटू 22 किया तो ये 440 हो जाएगा. एंड अब 12 इंटू प्रोडक्शन किया तो 12 इंटू 23. सो 12 इंटू 23 ये 276 हो जाएगा. 440 माइनस 276 तो इसका आंसर आ जाता है व्हाट 164. एंड उसके बाद मैं लास्ट वैल्यू जब देख रहा हूं सो अगेन दिस इज 23 एंड दिस इज 23, मतलब करने से इस केस में ये इक्वल टू वाला केस है एंड इक्वल टू है इसलिए 20 इंटू 23 हो जाएगा. एंड 20 इंटू 23 किया सो ये होता है 460 माइनस 12 इंटू 23 किया जिसका आंसर होता है 276. तो ये दो को माइनस किया वी गेट द आंसर फॉर दैट एज 184. सो एक बार ये वैल्यू मुझे मिल गया. नाउ सिंस आई नो दिस वैल्यू सो ये हो गया मेरा पे ऑफ टेबल का वैल्यू. एंड कह रहे हैं यहाँ पे उन लोगों ने मुझे प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज दिए हैं. अच्छा प्रोबेबिलिटीज के क्या वैल्यू दिए गए थे, तो मैं बोलूंगा इट इज 0.05 था, उसके बाद 0.25 है, 0.30 है, 0.40 है. सो यहाँ पे विद दिस ये जो टेबल बना वी से दिस टेबल विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट पे ऑफ टेबल. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पे ऑफ टेबल वी कैन नाउ प्रिपेयर व्हाट एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल. बट यहाँ पे फर्स्ट वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट एंड देन विल सी द सेकेंड पार्ट. Now we prepare expected payoff table. हमने यहाँ पे जो लास्ट पार्ट में देखा था that was your payoff table. Now with the help of this payoff table we'll be preparing what expected payoff table.
सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल के लिए आई अगेन राइट ओवर हियर माय कंडीशन एज व्हाट, ये डिमांड हो जाएगा एंड यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा प्रोडक्शन का कंडीशन। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा S1 इज इक्वल टू 20 है, S2 इज इक्वल टू ये है 21, S3 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, S4 इज इक्वल टू 23 आ जाएगा एंड इसके बाद आता है EMV फॉर एक्शन इन जनरल मैं बोलूंगा AI। सो यहाँ पे इतना कंडीशन देगा। अब ये जो प्रोडक्ट लिखा कह रहे से दैट इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्शन। अच्छा मेरा प्रोडक्शन का वैल्यू क्या है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इट इज A1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 20, 21, 22, 23। अच्छा बट कह रहे से व्हाट आर दिस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो ये हो जाएगा A2 उस केस में, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अच्छा अब हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 160 इंटू 0.05 आएगा। सो 160 इंटू 0.05, सो ये हो जाएगा 8। अच्छा तो यहाँ पे है ना फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, इट इज 160 इंटू 0.05, ये कैलकुलेट किया, देन वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 8। देन इट इज 160 इंटू पॉइंट, ये तो 160 इंटू 0.25, सो आंसर फॉर दिस इज, मैं इसको लिख के बताता हूं 160 इंटू 0.25, सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 40। उसके बाद है 160 इंटू 0.30, सो ये हो जाएगा 160 इंटू 0.30 एंड कह रहे हैं आंसर फॉर दिस पार्ट इज 40। उसके बाद है 160 इंटू 0.40, सो इट इज 160 इंटू 0.40 एंड कह रहे हैं आंसर फॉर दिस पार्ट इज 64 हो जाएगा। सो अब ये जो मेरे को चाहिए EMV, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये A1 है ना, ये सारे A1 के वैल्यूज को क्या करना होगा ऐड, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 64, सॉरी ये है 8 है, उसके बाद है प्लस 40 प्लस 48 है, यहाँ पे इट इज 160 इंटू 0.3 किया, दिस इज नॉट 40, ये 48 है, तो 48 को ऐड किया प्लस 64, सो आंसर फॉर दिस पार्ट कम्स आउट टू व्हाट 160। नाउ सेकेंड जो वैल्यूज है, अब ये जो सेकेंड वैल्यूज है ये ऐसा हो जाएगा, इट इज 148 इंटू 0.05, सो आई विल राइट इट एज 148 इंटू 0.05 एंड इसका जो आंसर आता है वो होता है 7.4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी 7.4। मैंने फर्स्ट रो के उसमें मैंने तुमको बता दिया हाउ डू वी कैलकुलेट दैट वैल्यू। सो ओवर हियर मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ये इसके लिए वैल्यू ऐसा था, इट इज 148 इंटू 0.05, सो सेम वे ये क्या हो जाएगा 168 इंटू 0.25, सो 168 इंटू 0.25, so answer for this part is what 42, so ये हो जाएगा 42। नेक्स्ट है 168 into 0.3, so 168 into 0.30, तो this comes out to what 50 point क्या आएगा 4। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वैल्यू है 168 into 0.40, so answer for this part comes out to what 67.2। अब कह रहे से ये सारे वैल्यूज ऐड हो गए, तो 7.4 हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा प्लस 50.4 हो जाएगा प्लस 67.2 हो जाएगा और ये सबको ऐड किया, वी गेट द आंसर फॉर दिस इज 167। अब नेक्स्ट वैल्यू है, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, तो ये हो जाएगा 136 इंटू 0.05, तो 136 लिखते इंटू 0.05 लिखते, सो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट 6.8। उसके बाद ये हो जाएगा 156 इंटू, सो 156 इंटू 0.25, सो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट 39, सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 39। अभी हो जाएगा 176 इंटू 0.30, सो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट 52.8। उसके बाद लास्ट वैल्यू जो है वो हो जाएगा 176 इंटू ये, सो 176 इंटू 0.40, सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 70.8।
पॉइंट क्या आएगा 4. सो अब मैं बोलूंगा 70.4 प्लस 52.8 प्लस 39 प्लस 6.8. So answer for this part comes to 169. Now same way ये आ जाएगा, अब हो जाएगा 124 into 0.05, ये हो जाएगा 6.2. So यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.2. इसके बाद 144 into 0.25 and this comes out to what? 36. उसके बाद ये है 164 into, तो 164 into 0.30, so it is 49.2. and उसके बाद है 184 into 0.40, so answer for this is 73.6. तो 73.6 प्लस 49.2 होगा प्लस 36 प्लस 6.2. So again I am getting the answer for this as what? 165. So अब ये सारे EMV के वैल्यूज हो गए. एंड EMV का मतलब क्या था? एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू. एंड एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू में जो भी मैक्सिमम रहेगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, देयरफॉर द मैक्सिमम EMV is 169. Therefore क्वेश्चन में पूछा गया था कि use EMV criteria to determine how many cakes the baker man should produce so as to maximize his profit. अच्छा, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए कहने से उसने 169 ये EMV का हाईएस्ट वैल्यू. अच्छा, ये वैल्यू कब आया है? जब उसका प्रोडक्शन कितना है? 22. सो ओवर हियर लास्ट में आई विल राइट ये कंडीशन लिखा, therefore the maximum EMV is 169 which is for A3 which is equal to क्या आएगा? 22. and therefore मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? therefore the best action is to produce 22 cakes. With this question is done. We make a note of this. We end this session over here, and in this session we have seen how to prepare the payoff table and expected payoff table, and with the help of that how to find the EMV ka value. So we end this session over here. Thank you.